हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर नंबर 451 से 455 तक। अर्जेंट रिपोर्ट। 1500 किलोमीटर आगे टर्टलबैक वुल्व्स का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, अंदाजन 10,000 वुल्व्स होंगे। जी ट्राइब के इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर भागते हुए आए और जी ट्राइब लीडर को रिपोर्ट दी। जी ट्राइब लीडर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने हाथ से इशारा करके कहा, फिर से जांच करो। थोड़ी देर पहले ही उन्हें इन्वेस्टिगेटिव ग्यू मास्टर्स से एक लेटर ग्यू मिल चुका था, लेकिन बैटलफील्ड में अक्सर ऐसा होता है कि दुश्मन लेटर ज्यू को काट देते हैं, इसलिए कई बार इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स खुद आकर खबर पहुंचाते हैं। टर्टलबैक वुल्फ वो जाति है जिसकी डिफेंस सबसे मजबूत होती है। ऐसे 10,000 वुल्व्स हमारे लिए बहुत मुश्किल साबित होंगे। हमने पहले ही कुछ गू मास्टर्स को उन्हें ल्योर करने भेजा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। अब ये वुल्फ ग्रुप सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा है। HMPH, हमने माइग्रेशन शुरू किए कितना समय हुआ है और लगता है मैन ट्राइब हमें छोड़ना नहीं चाहती। फिर भी शुक्र है कि ये वुल्व्स तेज नहीं है, इससे हमें अपनी फॉर्मेशन तैयार करने का वक्त मिल जाएगा। जी ट्राइब के एल्डर्स एक के बाद एक बोलने लगे। नॉर्दर्न प्लेन्स के इस उथल पुथल भरे इलाके में कोई भी ग्यू मास्टर जो ऊंचे पद तक पहुंचा हो मूर्ख नहीं होता। इस वक्त सभी एल्डर्स को असलियत समझ आ चुकी थी। जी ट्राइब के ज्यादातर सैनिकों ने अपनी चाल रोक दी और गोल फॉर्मेशन बना ली। बहुत सारे गू मास्टर्स अपने गू वर्म्स से ऊंची दीवारें, तीरंदाजी के टॉवर और कई परतों वाली डिफेंस तैयार करने में जुट गए। जी ट्राइब के ऊंचे अधिकारी सेंट्रल टेंट से सारी स्थिति पर नजर रख रहे थे। बेटा, जी ट्राइब लीडर ने धीरे से पुकारा। फादर, मैं यहां हूं, जी ग्वांग ने तुरंत जवाब दिया। लॉर्ड चांगशान यिन को बुलाओ। यह लड़ाई पूरे ट्राइब के अस्तित्व से जुड़ी थी, इसलिए ट्राइब लीडर किसी भी बैटल स्ट्रेंथ को छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ, जी ग्वांग झुककर बोला और टेंट से बाहर निकल गया। वो बस बाहर ही आया था कि उसे फैंग युआन दिखाई दिए। अंकल, जी ग्वांग ने खुशी से अभिवादन किया। फैंग युआन ने सिर हिलाया और सीधे उसकी ओर बढ़ते हुए थोड़ी जल्दबाजी भरे लहजे में बोले, मुझे वुल्फ ग्रुप के इन्वेजन के बारे में पता चल गया है। स्थिति कैसी है? हमें लगभग 8 मिनट का समय है, इससे पहले कि वुल्फ ग्रुप पहुंच जाए। जब से हमने रिलोकेशन शुरू की है, मैन ट्राइब की चालों से बचने के लिए फादर ने हल्के कैवलरी को 600 ली की दूरी तक तैनात किया है। जी ग्वांग फांग युआन के साथ चलते हुए बगल से रिपोर्ट देने लगा। दोनों एक ऊंचे माउंट पर बने मेन टेंट में पहुंचे। यह माउंट गू वर्म्स की मदद से ऊंचा किया गया था ताकि जी ट्राइब के उच्च अधिकारी चारों ओर का दृश्य साफ देख सकें, क्योंकि उन्हें वुल्फ ग्रुप का सामना करना था। अगर उनका सामना किसी ईगल या आउल ग्रुप से होता तो वे जमीन के नीचे सुरंग खोद लेते। हर स्थिति के लिए अलग तरीका था। फैंग युआन को देखकर जी ट्राइब के सारे अधिकारी तुरंत खड़े हो गए। वातावरण इतना तनावपूर्ण था मानो तूफान आने वाला हो। हमारा जी ट्राइब सच में भाग्यशाली है कि हमारे पास ब्रदर वुल्फ किंग है। अब मैं निश्चिंत हूं, जी ट्राइब लीडर ने राहत की सांस लेकर आभार जताया। हे, मेरे और जी ट्राइब के बीच का नाता कोई साधारण नहीं है। दोस्त, जब एक ही रास्ते पर चलते हैं तो एक दूसरे की मदद करना ही उचित है। बताइए, स्थिति क्या है? फैंग युआन ने कहा। कृपया इधर देखिए। जी ट्राइब लीडर उन्हें एक मेज की ओर ले गए जिस पर एक शीपस्किन फैली थी और उस पर नक्शा बना था। उन्होंने उंगली से इशारा करके आसपास के इलाके, जी ट्राइब की डिफेंसिव लाइन्स और वुल्फ ग्रुप की चालें समझाईं। सर ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है, इसमें कोई गलती नहीं। फैंग युआन ने पहले तारीफ की, फिर उंगली से नक्शे के एक निशान पर इशारा किया। सबकी नजरें उस ओर गईं। वो उनके कैंप के पास की एक रिवर थी। जब यहां इतना अच्छा नेचुरल डिफेंस एरिया है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? फैंग युआन ने सुझाव दिया। ब्रदर शायद नहीं जानते, हमने पहले से सोचा था, लेकिन हमारे ज्यादातर सैनिकों की चाल धीमी है। जब तक हम रिवर तक पहुंचकर फिर से कैंप लगाएंगे और नई डिफेंसिव लाइन तैयार करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, जी ट्राइब लीडर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ट्राइब के माइग्रेशन में ज्यादातर लोग बिग स्टमक हॉर्सेस पर सवार थे, लेकिन उनमें बहुत सारा सामान लदा होने की वजह से उनकी रफ्तार धीमी थी। जी ट्राइब के गू मास्टर्स हम्प वुल्फ्स पर तेजी से रिवर तक पहुंच सकते थे, लेकिन आम मॉर्टल्स पीछे रह जाते और अगर वुल्फ ग्रुप आ जाता तो सारे मॉर्टल्स नष्ट हो जाते। और मॉर्टल्स के बिना कोई ट्राइब आगे कैसे बढ़ सकता है? मॉर्टल्स ही हर ट्राइब की नींव होते हैं। लेकिन फांग युआन हल्के से मुस्कुराए। ब्रदर, मैं भी नॉर्दर्न प्लेन्स का हूं, ये बात मुझे पता है। हम नदी तक नहीं जा सकते, लेकिन नदी को अपने पास ला सकते हैं। ये सुनते ही जी ट्राइब के सभी अधिकारियों की आंखें चमक उठीं। सही कहा, हम एक नहर खोदकर नदी का पानी यहां ला सकते हैं और उसे डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं।
टर्टलबैक वुल्व्स का शरीर भारी होता है, वे तैर नहीं सकते। अगर वे नदी में गिरे तो सीधे नीचे जाकर डूब जाएंगे। लॉर्ड ट्राइब लीडर, आदेश दीजिए तुरंत। जी ट्राइब लीडर ने बिना देर किए आदेश दिया। मैं जी कुई, जी शांग और जीमी को आदेश देता हूं कि वे क्रमशः 1st, 7th और 18th ट्रूप की अगुवाई करें। तुरंत अपने सारे मौजूदा कार्य रोक दें और नदी के किनारे जाकर नहर खोदना शुरू करें। और 3rd, 5th और 16th ट्रूप अब 1st, 7th और 18th ट्रूप के अधूरे कार्य संभालेंगे। हाँ, टेंट के बाहर खड़ा इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर तुरंत आदेश लेकर भागा। कुछ ही सांसों के भीतर 3 लेटर जीयू अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। सौभाग्य है कि ब्रदर यहां मौजूद हैं, वरना हम इस उलझन में फंस ही जाते। वृद्ध ट्राइब लीडर ने फैंग युआन की ओर कृतज्ञता से देखा, उनके मन के गहरे कोने से निकली सच्ची आभार भरी भावना के साथ। सिर्फ फांग युआन की एक सलाह पर भरोसा करके वो लोग करीब 100 गू मास्टर्स को बचा पाए और जानमाल का नुकसान भी काफी हद तक कम कर सके। आखिर वो वुल्फ किंग ही तो है। तुरंत ही जी ट्राइब के सारे एल्डर्स की नजरें फैंग युआन की तरफ मुड़ी, उनमें अब सम्मान और प्रशंसा झलकने लगी थी। इस तनाव भरे और व्यस्त समय में वक्त बहुत तेजी से बीतने लगा। इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स एक के बाद एक कैंप में आकर रिपोर्ट देने लगे कि वुल्फ ग्रुप कहां तक पहुंच चुका है। उसी के साथ उन्होंने टर्टलबैक वुल्व्स की संख्या भी साफ साफ गिन ली थी, कुल मिलाकर 38,000 से ज्यादा। जब वुल्फ ग्रुप कैंप से सिर्फ 800 ली की दूरी पर था, तब जी ट्राइब लीडर ने आदेश दिया कि सारे इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स को धीरे धीरे वापस बुला लिया जाए। जब वो 500 लाई दूर पहुंचे, तब तक नहर पूरी बन चुकी थी और नदी का पानी उसमें बहने लगा था। 300 लाई की दूरी पर 3 डिफेंसिव लाइन्स तैयार हो चुकी थीं और लड़ाई के दस्ते तैनात कर दिए गए थे। निर्माण का काम देखने वाले सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स ज्यू मास्टर्स पीछे हटने लगे ताकि प्राइमीवल स्टोन से अपनी प्राइमीवल एसेंस जल्दी से भर सकें। किसी को भी जरा सी ढील देने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही लड़ाई की पहली पंक्ति टूटती, उन्हें तुरंत रीइंफोर्समेंट के रूप में भेजा जाना था। 100 ली की दूरी पर पहुंचते ही सबको साफ साफ क्षितिज में भेड़ियों के साए दिखाई देने लगे। मुख्य तंबू में 8 इन्वेस्टिगेटिव जीयू एक्टिवेट किए गए। चारों दिशाओं में से धुएं के गुबार उठने लगे। टर्टलबैक वुल्फ ग्रुप ज्यादातर उत्तर दिशा से आ रहा था, लेकिन उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व से भी बहुत सारे वुल्व्स आ रहे थे। जैसे जैसे वुल्फ ग्रुप करीब आता गया, सब मॉर्टल्स को वो साफ साफ दिखने लगे। टर्टलबैक वुल्व्स का शरीर बहुत चौड़ा था, पूरा बदन गहरा हरा और आंखें नीली। उनकी पीठ पर कछुए जैसी एक मोटी खोल थी। वो खोल बहुत भारी थी, एक टर्टलबैक वुल्फ के पूरे वजन का लगभग 1/3 हिस्सा उसी का था। सिर्फ रक्षा के लिए ही नहीं, उसमें वो पोषण भी जमा रखते थे, जैसे ऊंट अपनी कूबड़ में रखता है। 10,000 वुल्व्स का एक साथ दौड़ना जमीन को हिला देने वाला था। फैंग युआन मुख्य तंबू से बाहर आया और मैदान की तरफ नजर डाली। उसने देखा कि जमीन पर असंख्य वुल्व्स लहरों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। नीचे कैंप में जी ट्राइब के लोग बड़ी तेजी से लेकिन बिना अफरातफरी के काम कर रहे थे। नॉर्दर्न प्लेन्स में बीस्ट अटैक आम बात थी, इसलिए चाहे गू मास्टर्स हों या साधारण लोग, सबका मन बहुत मजबूत था। उत्तर की डिफेंसिव लाइन सबसे पहले हमले का सामना करने वाली थी। फाइट! एक गू मास्टर लीडर ने ऊंचे टावर से जोर से चिल्लाकर हवा की एक तेज ब्लेड फेंकी। फिर उसके आसपास के सारे ग्यू मास्टर्स ने भी अपने अपने हमले शुरू कर दिए। हवा की दर्जनों ब्लेड्स दूर तक उड़कर कई टर्टलबैक वुल्व्स को एक ही झटके में काट गईं। जैसे ही वुल्व्स और पास पहुंचे, गू मास्टर्स ने विंड ब्लेड छोड़कर और शक्तिशाली फायर गू, लाइटनिंग गू जैसी तकनीकें इस्तेमाल करनी शुरू कीं। एक पल में ही बैटलफील्ड रंग बिरंगी रोशनी से भर गया, जैसे एक साथ हजारों आतिशबाजियां फूट पड़ी हों। इंसानों की चिल्लाहटें, भेड़ियों की गरज और विंड ब्लेड की तीखी आवाजें मिलकर एक भयानक शोर में बदल गया। वुल्फ ग्रुप का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार लहरों की तरह आगे बढ़ते रहे और सबसे पहले अर्थ वॉल्स से टकराए। अर्थ वॉल्स मोटे थे, उनकी नींव तांबे और लोहे से मजबूत की गई थी। असंख्य टर्टलबैक वुल्व्स उन दीवारों से टकराकर जख्मी हो गए या वहीं मर गए। लेकिन वुल्फ ग्रुप बार बार लहरों में आता रहा। कुछ मरे हुए भेड़ियों पर चढ़कर ऊपर कूदने लगे, तो कुछ अपने पंजों से दीवारें फाड़ने लगे। अब दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व की डिफेंसिव लाइन्स पर भी युद्ध शुरू हो गया। आसमान गूंज उठा चिल्लाहटों से और कैजुअल्टीज दिखने लगीं। हीलिंग गू मास्टर्स अब अपना असली काम दिखाने लगे। क्योंकि जी ट्राइब ने पहले से पूरी तैयारी की थी, इसलिए पूरा ट्राइब बहुत अनुशासित ढंग से चल रहा था। देखो, वो रहा एक मिरियाड वुल्फ किंग, किसी ने एक दिशा की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। सबकी नजरें तुरंत उधर घूम गईं। वो टर्टलबैक मिरियाड वुल्फ किंग बहुत विशाल था, एक साधारण टर्टलबैक वुल्फ से 10 गुना बड़ा। वो जमीन पर झुककर जोर से गरजा और पूरी वुल्फ ग्रुप को इशारा किया कि अलग अलग हिस्सों में बंट जाएं। टर्टलबैक वुल्फ ग्रुप 5-6 झुंडों में बांट गया और जी ट्राइब के कैंप के चारों तरफ घूमने लगा, किसी कमजोरी की तलाश में।
इस तरह जी ट्राइब चारों दिशाओं से भेड़ियों से घिर गया और हर ओर युद्ध भड़क उठा। बैटलफील्ड के बाहर एक बेनाम पहाड़ी पर एक समूह मैन ट्राइब के लोग ग्यू वर्म्स की मदद से अपने आप को छिपाकर बैठा था। वो इन्वेस्टिगेटिव जीयू से पूरी स्थिति देख रहे थे। युद्ध शुरू हो गया, मन हाओ ने हंसते हुए कहा। मानोगे ट्राइब की मुसीबत से खुश हो रहा हो। जी ट्राइब ने सच में नदी का पानी नहर से मोड़ दिया है। जी ट्राइब लीडर वाकई एक बूढ़ा चालाक लोमड़ी है, लेकिन 30,000 से ज्यादा टर्टलबैक वुल्व्स के सामने चाहे वो टिक भी जाएं, नुकसान तो भारी ही होगा। मैनहॉन्ग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसका चेहरा ट्राइब लीडर मैनट्यू से हूबहू मिलता था। वो मैनट्यू का सबसे बड़ा बेटा था और रैंक 3 के मिडिल स्टेज का कल्टिवेटर था। यंग ट्राइब लीडर बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे गे ट्राइब पहले लहर को रोक भी ले, आगे तो दूसरी और तीसरी लहर भी आएगी, मैन हाओ ने खुशामद भरे लहजे में कहा। हालांकि मैनहॉन्ग अभी सचमुच का यंग ट्राइब लीडर नहीं बना था, लेकिन मैन हाओ पहले ही उसकी तरफदारी कर चुका था। इसलिए वो उसे यंग ट्राइब लीडर कहता था, ताकि उसकी खुशामद हो और उसकी उम्मीद भी जाहिर हो। यंग ट्राइब लीडर? मैनहॉन्ग ने इनकार नहीं किया, बस सिर हिलाया। फादर ने मुझे ये अहम जिम्मेदारी दी है। अगर मैं इसे ठीक से निभा लूं तो बहुत बड़ा नाम कमाऊंगा और लौटकर ट्राइब में सचमुच यंग ट्राइब लीडर बन जाऊंगा। अफसोस कि वो चालाक कमीना मैंडुओ यहां नहीं आया, नहीं तो मैं दूसरों की ताकत उधार लेकर उसी बहाने उससे भी छुटकारा पा लेता। मैंडुओ थोड़ा चालाक जरूर है, लेकिन उसकी एप्टीट्यूड बहुत कमजोर है। वो यंग ट्राइब लीडर का मुकाबला ही नहीं कर सकता। देखिए, अब 100 वुल्फ किंग्स ने भी हमला शुरू कर दिया। मैन हाओ बोला। 100 बीस्ट किंग्स के शरीर में रैंक 2 के ग्यू वर्म्स थे, जिससे उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उनके आते ही जी ट्राइब की पहली पंक्ति पर दबाव कई गुना बढ़ गया। कैजुअल्टीज अचानक बढ़ गईं। 200 से 300 वुल्फ किंग्स अर्थ वॉल्स तोड़ते हुए डिफेंस में घुस गए। हा, जी ट्राइब के गू मास्टर्स को एक एक कर मरते देख मैनहॉन्ग के चेहरे पर संतोष और क्रूरता का भाव आ गया। ये बेवकूफ लोग जिन्होंने मैन ट्राइब से हाथ नहीं मिलाया, अब भुगत तो रहे हैं अपनी नालायकी का नतीजा। अचानक मैनहॉन्ग की मुस्कान जम गई। इन्वेस्टिगेटिव ग्यू से उसने देखा कि एक वुल्फ एंस्लेवमेंट ग्यू किसी 100 वुल्फ किंग में घुसा और उसका नियंत्रण बदल गया। वो वुल्फ किंग तुरंत दिशा बदलकर गरजा और उसके आसपास के वुल्व्स घबराहट में बिखरने लगे। कुछ ही देर में वही टर्टलबैक वुल्व्स उस वुल्फ किंग के पीछे पीछे जी ट्राइब के कैंप की तरफ मुड़ गए और एक गू मास्टर के अधीन हो गए। मैनहॉन्ग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस गू मास्टर को गौर से देखा। क्या ये वही वुल्फ किंग चांगशान यिन है? हाँ, यंग ट्राइब लीडर मैन हाओ ने पुष्टि की। मैनहॉन्ग ने ठंडी हंसी हंसी। फादर ने कहा था कि वही सबसे बड़ा अनिश्चित कारक है। चलो देखते हैं उसमें कितनी ताकत है। देखो, वो रहा नॉर्दर्न प्लेन्स का महान हीरो चांगशान यिन। चांगशन यिन ने वार किया, सच में कमाल का है। पूरा कैंप खुशी से झूम उठा। सिर्फ मैन ट्राइब ही नहीं, बल्कि जी ट्राइब के गू मास्टर्स भी फैंग युआन को देख रहे थे। फैंग युआन ने अभी अभी अपनी ताकत आजमाई थी। उसने 100 वुल्फ किंग को काबू में कर लिया और सैकड़ों टर्टलबैक वुल्फ्स को अपने झुंड में शामिल कर लिया, जिससे बैटलफील्ड का ये हिस्सा अब पूरी तरह सेफ जोन बन गया। चांगशान यिन ऊंचाई पर बने माउंट पर खड़ा बूढ़ा जी ट्राइब लीडर फैंग युआन की पीठ को देखता हुआ धीरे से बुदबुलाया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, नॉर्दर्न प्लेन्स का वो पुराना वुल्फ किंग, वो प्रतिभाशाली योद्धा, क्या अब भी पहले जैसी बैटल स्ट्रेंथ रखता है? फैंग युआन ने अपने सामने फैले हजारों टर्टलबैक वुल्व्स को गहराई से देखा। दूसरों की नज़र में ये वुल्व्स खतरा थे, लेकिन फैंग युआन के लिए ये तो ईश्वर का दिया हुआ तोहफा थे। वो तो इसी बात की चिंता कर रहा था कि उसके झुंड में अब वुल्व्स की कमी है, लेकिन अगर वो इन वुल्फ किंग्स को भी काबू में कर ले तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आसमान एकदम साफ था, धूप चमक रही थी और दूर तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। लड़ाई जारी थी। जी ट्राइब ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने 3 मजबूत अर्थवॉल्स बनाए थे ताकि डिफेंस मजबूत रहे, और साथ ही पानी की नहरें भी खोदी थीं ताकि आने वाले वुल्व्स के झुंड को हिस्सों में बांटा जा सके और ग्यू मास्टर्स को घेरने से रोका जा सके। ये पूरी जगह उनके लिए एक बड़ा टेरेन एडवांटेज थी। जी ट्राइब के गू मास्टर्स खुद को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे थे। यंग ट्राइब लीडर जे ग्वांग उनकी अगुवाई कर रहा था। सबका मनोबल ऊंचा था और वे एकजुट होकर डिफेंस कर रहे थे। ये उनके लिए सबसे अनुकूल स्थिति थी। अगर मैं अकेला होता तो इतने बड़े बीस्ट ग्रुप के सामने मुझे भागना पड़ता, लेकिन अभी सारी परिस्थितियां मेरे पक्ष में हैं। ये तो भगवान की दी हुई अपॉर्चुनिटी है, मैं इसका पूरा फायदा कैसे न उठाऊं? ऐसा सोचते ही फैंग युआन हंस पड़ा। उसके अंदर की लड़ाई की आग फिर से जल उठी। उसने सबको पुकारा, चलो सब मेरे साथ आओ। जी ग्वांग और बाकी सबने एक साथ जवाब दिया। फैंग युआन के नेतृत्व में जू मास्टर्स ने फॉर्मेशन बदला और बैटलफील्ड के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े। धड़ाम!
एक ऊंचा एरो टावर गिरकर टूट गया। इसके पीछे था 100 वुल्व्स का राजा 100 वुल्फ किंग, जो गरजते हुए दर्जन भर रैंक 2 गू मास्टर्स से घिरा लड़ रहा था। इसके आसपास के सारे वुल्व्स मारे जा चुके थे, अब वो अकेला ही युद्ध कर रहा था। गू मास्टर्स अपनी गू पावर से दूर से हमला कर रहे थे, उसे ट्रैप में फंसाकर धीरे धीरे कमजोर कर रहे थे। बैटलफील्ड पर 3 गू मास्टर्स की लाशें पड़ी थीं। तभी फैंग युआन और उसकी टोली हम्प वुल्फ्स पर सवार होकर वहां पहुंची। वुल्फ एनस्लेवमेंट गू, जाओ, फैंग युआन ने उंगली से इशारा किया और रैंक 2 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू धुएं की तरह बनकर उस 100 वुल्फ किंग के शरीर पर जा गिरी। वो वुल्फ किंग जोर से चिल्लाया, बंधन में आने को तैयार नहीं था, पूरी ताकत से विरोध करने लगा। फैंग युआन की आंखों में चमक आई, उसने अपनी 100 मैन सोल की शक्ति से उसे दबा दिया। वुल्फ किंग ने कराहते हुए हार मान ली और वो धुआं उसके शरीर में समा गया। अब वो फैंग युआन का वफादार बन चुका था। 100 वुल्फ किंग जमीन पर गिरा पड़ा था, पंजे और दांत समेटे, शरीर पर गहरे जख्म और खून बह रहा था। हीलिंग गू मास्टर, फैंग युआन ने आदेश दिया और पीछे से एक गू मास्टर आगे आया। उसने अपना हीलिंग गू एक्टिवेट किया और उस वुल्फ किंग के घाव भरने लगा। ये हरामी जानवर, इसने मेरे भाई को मारा था। एक यंग गू मास्टर जो लड़ाई में शामिल था, अब भी उस वुल्फ किंग पर हमला करना चाहता था। जेकैन, जी ग्वांग ने उसे पुकारा, उसकी तरफ गुस्से से देखा। वो यंग गू मास्टर एकदम रुक गया, फिर जाकर उसने उस वुल्फ किंग को जोर से लात मारी, लेकिन उसे मारा नहीं। फिर उसने चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगा। आसपास के जू मास्टर्स के दिलों में भी उसके लिए वही दर्द उठा। कुछ देर रोने के बाद उस यंग गू मास्टर ने आंसू पोंछे और बोला, चलो अब फिर से वुल्व्स को मारने चलते हैं। ठीक है, चलो, ब्रदर जीकैन के साथ चलते हैं। वो छोटा सा समूह फिर बैटलफील्ड में लौट गया। चलो, अब अगले मोर्चे पर चलते हैं, फैंग युआन ने आगे बढ़ते हुए कहा। उत्तर पश्चिम दिशा में 300 वुल्फ किंग्स अर्थ वॉल्स तोड़कर डिफेंस लाइन को तबाह कर रहे थे। फैंग युआन तेजी से पहुंचा, मैं वुल्फ किंग चांग शान यिन हूं, सभी गू मास्टर्स मेरे आदेश पर चलो। जी ग्वांग उसके साथ था, इसलिए फैंग युआन ने जल्दी से कमांड अपने हाथ में ले लिया। इन 300 वुल्फ किंग्स के पास कौन कौन से गू हैं? फैंग युआन ने पूछा। तुरंत ही एक ने रिपोर्ट दी। फैंग युआन की आंखों में तेज चमक आई, उसने तुरंत सबको 3 समूहों में बांट दिया। पहला समूह, बाएं वाले 100 वुल्फ किंग को ल्योर करके डिफेंस की दूसरी लाइन तक ले जाओ, फैंग युआन ने आदेश दिया। वहां तक ले जाएं? एक जू मास्टर चौंक गया, उसे डर लगा। फैंग युआन ने उसकी आंखों में सीधी नजर डालते हुए कहा, मैंने कहा है ले जाओ तो ले जाओ, ये आदेश है। जी। दूसरा समूह, दाएं वाले वुल्फ किंग को रोक लो, उसका डिफेंसिव जू खत्म कर दो। जी। तीसरा समूह, मेरे साथ आओ। फैंग युआन ने हाथ हिलाया और बैटलफील्ड में खुद कूद पड़ा। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद उसने फिर से वुल्फ एनस्लेवमेंट ज्यू का इस्तेमाल किया। धुआं बनकर ज्यू उड़ने ही वाला था कि उस वुल्फ किंग ने अचानक आग उगल दी, जिसने उस स्मोक को जलाकर राख कर दिया। फैंग युआन का चेहरा ठंडा पड़ गया, उसे अपना रैंक 2 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू जल जाने का गहरा अफसोस हुआ। जी ग्वांग ने गुस्से में कहा, अभी तक इसके पास फायरलाइट गू कैसे बचा हुआ था? कृपया माफ करें यंग ट्राइब लीडर, ये गू पहली बार इस्तेमाल हुआ है, अधीनस्थ ने जल्दी से जवाब दिया। जी ग्वांग, ये फायरलाइट गू तुम्हारे जिम्मे है, जो भी तरीका हो इस्तेमाल करो, मैं थोड़ी देर में लौटता हूं। फैंग युआन ने देखा कि ये वुल्फ किंग अभी के लिए संभलने वाला नहीं है, इसलिए उसने आदेश दिया और ये मुसीबत दूसरों को सौंप दी। फिर उसने अपना निशाना बदलकर दूसरे वुल्फ किंग पर लगाया और वुल्फ एनस्लेवमेंट ज्यू का इस्तेमाल किया। वो दूसरा वुल्फ किंग पहले से ही गू मास्टर्स के हमले से अपने डिफेंसिव गू वर्म्स खो चुका था, इसलिए किसी दिक्कत के बिना फैंग युआन ने उसे काबू में कर लिया। जब उसने मुड़कर देखा तो जीग्वांग पहले ही पेड़ों की बेलों से उस 100 वुल्फ किंग का मुंह बांध चुका था, ताकि वो आग न उगल सके। अच्छा काम किया, फैंग युआन ने सराहना की और उसने भी वुल्फ एनस्लेवमेंट ग्यू का प्रयोग किया। वो 100 वुल्फ किंग धुएं जैसी रोशनी को अपने शरीर में जाते देखता रहा। थोड़ी सी रुकावट के बाद वो 100 मैन सोल की ताकत के सामने हार गया और फैंग युआन का पालतू बन गया। इन दोनों 100 वुल्फ किंग्स को अपने नियंत्रण में लेने के बाद फैंग युआन ने दूसरे डिफेंस लाइन में मौजूद 100 वुल्फ किंग को भी पकड़ लिया। बहुत थोड़े समय में फैंग युआन ने 300 वुल्फ किंग्स को बांटकर एक-एक कर अपने वश में कर लिया और पूरे संकट को खत्म कर दिया। सभी लोग हैरान रह गए। अब वे सब फैंग युआन के पीछे चल रहे थे, उसकी हर आज्ञा को मान रहे थे। धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि अगर वे उसकी बात माने तो उनके जख्म और मौत दोनों ही कम होंगे। ये चांगशान यिन कुछ तो खास रखता है। बैटलफील्ड के बाहर मैन ट्राइब का बड़ा बेटा मैन होंग अपनी इन्वेस्टिगेटिव गू वर्म से फैंग युआन की हर हरकत देख रहा था। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी सोल 100 मैन सोल है, 100 वुल्फ किंग्स को वश में करना उसके लिए मुश्किल नहीं।
लेकिन सिर्फ इतना करने से हालात नहीं बदलेंगे। असली बात उसकी वुल्फ मैनिपुलेशन स्किल पर निर्भर करेगी, बगल में खड़ा मैन हाउ बोला। फैंग युआन जमीन पर बैठ गया। दोनों हाथों में 2 प्राइमीवल स्टोन्स लेकर वो अपना प्राइमीवल एसेंस पुनः भरने लगा। वुल्फ एंस्लेवमेंट गू चलाने में ज्यादा प्राइमीवल एसेंस नहीं लगता था, लेकिन असली दबाव उसकी सोल पर पड़ता था। फैंग युआन एक के बाद 100 वुल्फ किंग्स को काबू कर रहा था। हर बार वो अपनी 100 मैन सोल से वुल्फ किंग्स की सोल को दबाता था। इस लगातार टकराव के कारण फैंग युआन की सोल में बेचैनी और उत्तेजना बढ़ने लगी थी और उसके मन में चिड़चिड़ापन फैल रहा था। अगर ये लक्षण ऐसे ही रहते तो वो चक्कर आने या और भी बुरी हालत में पहुंच सकता था। उसकी सोल को नुकसान होता, याददाश्त खो जाती या उसकी बुद्धि घट जाती। फैंग युआन ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, अपने मन को शांत किया और अपनी सोल को सुकून दिया। कुछ देर बाद उसकी 100 मैन सोल स्थिर हो गई। सारे नकारात्मक भाव हवा में गायब हो गए। सभी लोग मेरे साथ चलते रहो, हम इस बैटलफील्ड को जीत लेंगे, फैंग युआन ने अपनी हम्प वुल्फ पर चढ़ते हुए कहा और जी गुआंग व बाकी गू मास्टर्स उसके पीछे पीछे चल पड़े। ऐसे ही बैटलफील्ड पर इधर उधर घूमते हुए फैंग युआन ने 300 वुल्फ किंग्स और 800 टर्टलबैक वुल्फ्स को काबू में कर लिया। हाउ? फैंग युआन की इस हरकत से 1000 वुल्फ किंग गुस्से से दहाड़ उठा। अपने अधीन वुल्फ्स को दुश्मन के आगे झुकते देख उस 1000 वुल्फ किंग ने भयंकर गर्जना की और अपने झुंड को लेकर फैंग युआन की तरफ हमला बोल दिया। 1000 बीस्ट किंग हजारों जंगली बीस्ट्स पर नियंत्रण रख सकता है और उसके अधीन कई सौ बीस्ट किंग्स होते हैं। उसके शरीर में रैंक 3 ग्यू वर्म्स थे। सामान्य तौर पर ऐसे 1000 बीस्ट किंग को मारने के लिए कम से कम 3 सहयोगी गू मास्टर समूहों की जरूरत होती थी। अगर 3 रैंक 3 गू मास्टर्स मिलकर लड़ें तो मुश्किल से बराबरी कर सकते थे। जैसे ही 1000 बीस्ट किंग उनकी तरफ झपटा, जी गुआंग और बाकी सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वे ज्यादातर रैंक 2 एलीट्स थे, सिर्फ जी गुआंग ही रैंक 3 गू मास्टर था। चिंता मत करो यंग ट्राइब लीडर, हम मदद के लिए आ गए हैं। तभी 3 जी ट्राइब एल्डर्स वहां पहुंच गए। फैंग युआन का पहले ही जी ट्राइब के उच्चाधिकारियों से समझौता हुआ था कि युद्ध में वो उसकी मदद करेंगे। हा, तुम्हारे आने से ये वुल्फ तो पहले ही हमारा हुआ, फैंग युआन ने हंसते हुए कहा। और फिर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वो 1000 वुल्फ किंग पागलों की तरह हमला करने लगा। उसके पंजे और दांत दोनों से बिजली सी ताकत निकल रही थी। वो एक वुल्फ स्ट्रेंथ फैंटम तक बुला सका। बैटलफील्ड पर वो इधर उधर मचता रहा, बिना किसी डर के हमला करता रहा। लेकिन फैंग युआन की तरफ की ताकत और भी बड़ी थी। 4 रैंक 3 गू मास्टर्स, 1 रैंक 4 गू मास्टर और कई रैंक 2 एलीट्स। 2 एल्डर्स हल्के घायल हुए, पर फैंग युआन ने एक मौका देखकर रैंक 3 वुल्फ एंस्लेवमेंट गू का इस्तेमाल किया। रैंक 3 वुल्फ एंस्लेवमेंट गू धुएं जैसी मोटी रोशनी में बदल गया, जो रैंक 2 वाले गू से कहीं ज्यादा गाढ़ा था और जाकर 1000 वुल्फ किंग पर उतर गया। फैंग युआन ने अपनी 100 मैन सोल से उसे दबाया और दर्जन भर सांसों के भीतर ही वो रोशनी उसके सोल में पूरी तरह समा गई। ये था बैटलफील्ड का पहला 1000 बीस्ट किंग, जिसे फैंग युआन ने अपने वश में किया। जैसे ही 1000 वुल्फ किंग ने आत्मसमर्पण किया, उसके अधीन 200 वुल्फ किंग्स और कई हजार टर्टलबैक वुल्व्स ने भी पक्ष बदल लिया। इतनी बड़ी संख्या में वुल्व्स का पक्ष बदलना इस बैटलफील्ड के उस हिस्से की लड़ाई को पूरी तरह रोक देने जैसा था। पूरा वुल्फ ग्रुप करीब 15,000 वुल्फ किंग्स का था और अब उनमें से एक फैंग युआन का हो गया। उसी वक्त मिरियड वुल्फ किंग को भी कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। उसने जोर से हुंकार भरी और एक विशाल 4 पत्ती वाला विंड ब्लेड घुमाता हुआ फैंग युआन की ओर छोड़ा। 3 क्लॉ वाटर ड्रैगन गू, एक क्लैन एल्डर चिल्लाया। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और हल्का नीला पानी का ड्रैगन निकलकर उस विंड ब्लेड से जा टकराया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और हल्की बारिश होने लगी। फिस्ट स्टोन गू, दूसरे एल्डर ने अपने दाएं मुक्के से प्रहार किया और हवा में एक बड़ा पत्थर बना, जो हवा में उड़ता हुआ उस विंड ब्लेड से टकराया, मगर वो उसके तेज वार से कट गया। लाइटनिंग वेब गू, तीसरे एल्डर ने बिजली की एक विशाल जाल फेंकी, जिसने उस विंड ब्लेड को ढक लिया। विंड ब्लेड कमजोर हो चुका था, वो बिजली के जाल में बेतहाशा घूमने लगा। आखिर में जाल को काट तो दिया, लेकिन खुद भी खत्म होने के कगार पर था। हवा में कुछ दूर उड़कर वो धीरे धीरे गायब हो गया। पूरी इस प्रक्रिया में फैंग युआन ने कुछ नहीं किया। जी ट्राइब के गू मास्टर्स फैंग युआन की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क थे, भले ही वो रैंक 4 गू मास्टर था और उनसे ऊंचे कल्टिवेशन स्तर पर था। एनस्लेवमेंट पाथ के गू मास्टर्स की जिंदगी बहुत मूल्यवान होती थी, इसलिए युद्ध के समय हमेशा कुछ गू मास्टर्स उन्हें बचाने की जिम्मेदारी लेते थे। जी ट्राइब का ये व्यवहार कोई अतिशयोक्ति नहीं था, बल्कि गू मास्टर दुनिया का एक सामान्य नियम था। मिरियाड वुल्फ किंग के हमले से पूरा जी ट्राइब तनाव में आ गया। दूर खड़े मैनहॉन्ग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, क्या ये मिरियाड वुल्फ किंग अब युद्ध में शामिल होने वाला है? लेकिन जल्द ही उसका चेहरा फीका पड़ गया।
मिरियाड वुल्फ किंग के पहले हमले के नाकाम होने के बाद उसने फिर कोई हमला नहीं किया। वो पीछे बैठा रहा और अपने पूरे वुल्फ पैक को नियंत्रित करता रहा। इसी बीच एक और 1000 वुल्फ्स की शाखा आगे बढ़ी ताकि उस खाली जगह को भर सके जो पिछले 1000 वुल्फ किंग के सरेंडर करने से बनी थी। उस 1000 वुल्फ किंग के पूरे शरीर पर लाल आग जल रही थी और उसकी नाक से मोटा काला धुआं निकल रहा था। यह रैंक 3 सेल्फ इग्निशन गू है, फांग युआन ने तुरंत पहचान लिया। इस गू के रहते हुए 1000 वुल्फ किंग पूरी तरह सुरक्षित था। वुल्फ एन्स्लेवमेंट ग्यू का धुआं उस तक पहुंचने से पहले ही जलकर खत्म हो जाता। फैंग युआन की पलकों में हल्की सी झिलमिलाहट हुई। उसने दूर बैठे मिरियाड वुल्फ किंग की ओर नजर डाली और उसी क्षण ऐसा लगा जैसे मिरियाड वुल्फ किंग भी उसे ही देख रहा हो। जब कोई बीस्ट मिरियाड बीस्ट किंग के स्तर तक पहुंच जाता है तो उसकी बुद्धि साधारण प्राणियों से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इस मिरियाड वुल्फ किंग ने मानो अपनी नज़र से साफ इशारा कर दिया कि उसका निशाना फैंग युआन ही है। जी ग्वांग, तुम यहीं रहो और 3 एल्डर्स के साथ मिलकर इस वुल्फ को खत्म करो। बाकी सब मेरे साथ चलो, फैंग युआन ने पीछे मुड़ते हुए कहा। उस वुल्फ को काबू में करना असंभव नहीं था, पर बहुत झंझट और वक्त लेने वाला था। यह वुल्फ उसके लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसने दूसरा निशाना चुनने का फैसला किया। बैटलफील्ड इतना बड़ा था कि फैंग युआन को यकीन था हर जगह ऐसे वुल्व्स नहीं होंगे जिनके पास वुल्फ एन्स्लेवमेंट ज्यू को दबाने के उपाय हों। वाकई, जब वो इधर उधर घूमने लगा तो उसकी मेहनत रंग लाई। केवल 2 घंटे में उसने 1700 वुल्फ किंग्स और 2000 वुल्फ किंग्स को काबू में कर लिया। सभी वुल्फ्स को मिलाकर फैंग युआन के पास अब 4000 वुल्फ किंग्स थे और छोटे वुल्फ्स की संख्या मिलाकर कुल मिलाकर 8000 से भी ज्यादा हो गई, यानी लगभग 10,000 के करीब। इनमें ज्यादातर टर्टलबैक वुल्फ्स थे, लेकिन 1000 बीस्ट स्तर का विंड वुल्फ किंग भी था। 100 वुल्फ किंग्स में पॉइजन बियर्ड वुल्फ किंग, वाटर वुल्फ किंग और विंड वुल्फ किंग जैसे अलग अलग प्रकार के वुल्व्स भी शामिल थे। फैंग युआन की इन कार्रवाइयों से बैटलफील्ड की ताकत अब दोनों तरफ लगभग बराबर हो गई थी। पहले 30,000 वुल्व्स वाली सेना का एक हिस्सा अब फैंग युआन की सेना में शामिल हो चुका था और साथ ही भारी हानि झेलने के बाद वुल्फ ग्रुप की संख्या घटकर केवल 20,000 रह गई थी। युद्ध की आग फिर से तेजी से भड़क उठी और जी ट्राइब लीडर के माथे की चिंता की लकीरें कुछ कम हो गईं। अब उसे जीत की उम्मीद नजर आने लगी। चांगशन यिन के कदम बढ़ाते ही हमारे ट्राइब के सैनिकों पर से बहुत दबाव कम हो गया। वो आखिर नॉर्दर्न प्लेन्स के लेजेंडरी हीरो हैं, उनके कौशल वाकई बेजोड़ हैं। ये कोई हैरानी की बात नहीं। वो रैंक 4 गू मास्टर हैं और एन्स्लेवमेंट पाथ पर चलते हैं। ऐसे बैटलफील्ड तो उनके लिए जैसे घर के मैदान हों। सभी एल्डर्स ने उनकी तारीफ की और मेन टेंट का माहौल कुछ हल्का हो गया। इतनी जल्दी ढीले मत पड़ो। मिरियाड वुल्फ किंग ने अभी तक अपना असली कदम नहीं उठाया है। लड़ाई का नतीजा अब तक तय नहीं हुआ। जी ट्राइब लीडर ने समय पर सबको चिताया। लॉर्ड ट्राइब लीडर सही कह रहे हैं, हमें अभी ढील नहीं देनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये मिरियाड वुल्फ किंग अब शायद लड़ाई में हिस्सा न ले। वुल्फ पैक को भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में पीछे हटना सामान्य बात है। अच्छा नहीं लग रहा। उसी वक्त जब वो लोग बात कर ही रहे थे, मिरियाड वुल्फ किंग ने अचानक लंबी गर्जना की। बैटलफील्ड में मौजूद हर वुल्फ उस आवाज को सुनते ही पागलों की तरह हमला करने लगा। 20,000 टर्टलबैक वुल्व्स बिना अपनी जान की परवाह किए कैंप की ओर टूट पड़े। पल भर में जी ट्राइब पूरी तरह हक्का बक्का रह गया और बुरी तरह दबाव में आ गया। फ्रंटलाइन को आदेश दो कि वे तुरंत पीछे हटकर सेकेंड डिफेंसिव लाइन पर जाएं, जी ट्राइब लीडर ने तत्काल आदेश दिया। वुल्फ ग्रुप पूरी ताकत से हमला कर रहा है। फ्रंटलाइन पर मौजूद जी ग्वांग का चेहरा सफेद पड़ गया। गू मास्टर्स को पीछे हटने में मदद करो। मैं रांच लौटता हूं और वहां से नई व्यवस्था करके मदद भेजूंगा। फैंग युआन का चेहरा गहरा पड़ गया। लॉर्ड, हमें ट्राइब लीडर ने आपको प्रोटेक्ट करने का आदेश दिया है। कुछ गू मास्टर्स हिचकिचाए। फैंग युआन ने आंखें खोलीं और उनकी नज़र इतनी तीखी थी कि जहां भी उनकी निगाह पड़ी सभी गू मास्टर्स ने झुककर सिर नीचे कर लिया। जी ग्वांग, फैंग युआन ने जी ट्राइब के युवा नेता की ओर देखा। जी ग्वांग ने दांत भींचकर कहा, मैं अंकल की बात मानूंगा। उसने हाथ हिलाया, सब मेरे साथ चलो। फैंग युआन अकेला रांच लौट आया, चारों तरफ वुल्व से घिरा हुआ। उसने सभी वुल्व्स को एक जगह इकट्ठा किया। करीब 10,000 वुल्व्स एक ही जगह इकट्ठा होने से वो अस्थायी रांच बहुत तंग महसूस होने लगा। फैंग युआन ने अपनी इच्छा प्रकट की और एक शक्तिशाली वाटर वुल्फ भीड़ से आगे बढ़ा। आम लोग इसे एक साधारण वाटर वुल्फ समझते, लेकिन फैंग युआन की नज़रों में ये एक व्हाइट आइज वुल्फ था। व्हाइट आइज वुल्फ एक म्यूटेटेड बीस्ट होती है, जैसे बाघों में बियाओ और सुअरों में लाइटनिंग बोर। हर एडल्ट म्यूटेटेड बीस्ट अपने आसपास जंगली ग्यू वर्म्स को आकर्षित करता है और उसकी ताकत किसी मिरियाड बीस्ट किंग के बराबर होती है।
लेकिन ये व्हाइट आइज वुल्फ अभी शावक अवस्था में था, पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ था। उसके शरीर का फर पानी जैसा हल्का नीला था, बिल्कुल एक आम वाटर वुल्फ की तरह। पर अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलता कि उसकी आंखों की पुतलियां ज्यादातर सफ़ेद हैं और बहुत कम काली, जो सामान्य वाटर वुल्फ से काफ़ी अलग हैं। जब ये पूरी तरह एडल्टहुड में पहुंच जाएगा तब इसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो जाएंगी और इसकी नज़रें कई रैंक 4 इन्वेस्टिगेटिव जीव के बराबर हो जाएंगी। यहां तक कि रात में भी इसकी दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फैंग युआन ने इस व्हाइट आइज वुल्फ को बाजार में संयोग से खोज लिया था और बिना किसी शक के पूरे वाटर वुल्फ्स के झुंड को खरीद लिया था। इस समय वो व्हाइट आइज वुल्फ, जिसे फैंग युआन ने रैंक 3 वुल्फ एंस्लेवमेंट गू से काबू में कर लिया था, तेजी से बढ़ाने के लिए उस पर थर्ड वॉच गू भी इस्तेमाल किया गया था। इससे उसके अंदर भूख कई गुना बढ़ गई, लगभग 13 गुना ज्यादा एक आम वाटर वुल्फ के मुकाबले। लेकिन इसके साथ उसकी उम्र भी काफी कम हो गई। जाओ, फैंग युआन ने आदेश दिया और वो व्हाइट आइज वुल्फ, जिसकी रफ्तार अब विंड वुल्फ से भी तेज थी, रांच से निकलकर ऊंचाई की तरफ भागा। Wolf care GU. फैंग युआन ने अपना दायां आंख ढक लिया और सिर्फ बायां आंख से उस व्हाइट आइज वुल्फ को देखा। उसी समय उसने चांगशान यिन की इन्वेस्टिगेटिव ग्यू में अपना प्राइमीवल एसेंस डाल दिया। अचानक उसकी बाईं आंख का दृश्य बदल गया, मानो वो ऊंचाई से पूरे बैटलफील्ड को देख रहा हो। यही थी वुल्फ केयर जू की ताकत। ये किसी खास वुल्फ की नज़र को गू मास्टर की आंखों से जोड़ देती थी। फैंग युआन ने फिर अपनी दाईं आंख खोली और दोनों आंखों से दो अलग अलग दृश्य एक साथ उसके दिमाग में उतर गए। बाईं आंख में बैटलफील्ड साफ दिख रहा था और दाईं आंख में रांच नजर आ रहा था, जहां ढेरों वुल्व्स इकट्ठा थे। फैंग युआन ने सारे वुल्फ किंग्स को बुलाया और उनके शरीर में मौजूद गू वर्म्स की जांच करने लगा। अगर किसी के पास कोई रेयर ग्यू वर्म होती तो वो उसे निकाल लेता ताकि बैटलफील्ड में वो नष्ट न हो जाए, लेकिन उसका असली ध्यान था वुल्फ एन्स्लेवमेंट ग्यू पर। वुल्फ एन्स्लेवमेंट ग्यू एक बार इस्तेमाल होने वाली ग्यू थी। इतने सारे वुल्फ किंग्स को पकड़ने के लिए फैंग युआन ने बहुत सारे वुल्फ एन्स्लेवमेंट ग्यू खर्च कर डाले थे। आमतौर पर हर वुल्फ किंग पर उसके मुताबिक एक वुल्फ एन्स्लेवमेंट ग्यू होता था। सच में फैंग युआन को एक रैंक 3 वुल्फ एन्स्लेवमेंट ग्यू और 5 रैंक 2 वुल्फ एन्स्लेवमेंट ग्यू मिले। बाकी गू वर्म्स सब साधारण निकलीं, जिनमें से एक दो थोड़ी बेहतर थीं, लेकिन फैंग युआन की नज़र में वो भी बेकार थीं, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया ताकि उनके पास लड़ने की ताकत बनी रहे। Wolf smoke GU. फैंग युआन ने रैंक 4 हीलिंग ग्यू को एक्टिवेट किया, जो खासतौर पर वुल्व्स के जख्म भरने के लिए बनाई गई थी। धुएं का एक गाढ़ा बादल पूरे रांच में फैल गया और काफी देर तक छाया रहा। फैंग युआन का प्राइमीवल सी धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में वुल्व्स को हील करने में बहुत प्राइमीवल एसेंस खर्च होता था। जब प्राइमीवल सी लगभग खत्म हो गया तब फैंग युआन ने प्राइमीवल स्टोन्स निकाले और जल्दी से अपनी ताकत वापस भरने लगा। 2 बार और हीलिंग करने के बाद उसने देखा कि जी ट्राइब लीडर एल्डर्स के एक दल के साथ आगे की पंक्ति की ओर भागे जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में सामने से तीव्र विस्फोटों की आवाजें आने लगीं। बाईं आंख से देखते हुए फैंग युआन ने देखा कि अब तक शांत पड़ा हुआ मिरियाड वुल्फ किंग भी युद्ध में कूद चुका था। जी ट्राइब लीडर और बाकी एल्डर्स ने पूरी ताकत झोंक दी थी। मिरियाड वुल्फ किंग के जुड़ने से बैटलफील्ड की स्थिति तुरंत बदल गई। अब उसके नेतृत्व में सारे वुल्व्स और भी पागलों की तरह लड़ने लगे। जी ट्राइब की दूसरी डिफेंस लाइन भी टूट गई, लेकिन नहर की वजह से ज्यादातर जू मास्टर्स सुरक्षित पीछे की तीसरी डिफेंस लाइन तक पहुंच गए और वहां डिफेंस बनाए रखा। एक पल को बैटलफील्ड का माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। तीसरी डिफेंस लाइन आखिरी थी, उसके पीछे थे कमजोर मॉर्टल्स। अगर ये लाइन भी टूट जाती तो परिणाम अकल्पनीय होते। अब और हीलिंग का वक्त नहीं है, फैंग युआन ने कहा। जब उसकी एपर्चर में प्राइमीवल एसेंस 90% भर गया, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। 3 बार हीलिंग के बाद भारी घायल वुल्व्स की हालत अब हल्की हो गई थी और जो हल्के जख्म थे वो पूरी तरह ठीक हो चुके थे। Wolf howl GU. फैंग युआन ने आसमान की ओर देखकर भेड़िए जैसी एक गूंजती हुई दहाड़ लगाई। इस गू वर्म के असर से पूरी वुल्फ ग्रुप जैसे अचानक बड़ी हो गई, उनकी एनर्जी उफान मारने लगी और उनका कॉम्बैट स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गया। फैंग युआन जोर से हंसा और एक हम्प वुल्फ पर सवार होकर मन से आदेश दिया। पूरा वुल्फ ग्रुप एक साथ हुआल करने लगा। Howl. उस वक्त जब आसमान लाल हो गया था, हवा जोरों से चल रही थी और युद्ध पूरे जोश में था, तब फैंग युआन की दहाड़ चारों दिशाओं में फैल गई, हजारों ली दूर तक। क्या? चांगशन यिन ने चाल चल दी। बैटलफील्ड के बाहर मैन होंग और मैन हाओ का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन जी ट्राइब में तो खुशी की लहर दौड़ गई। चांगशान यिन, ये लॉर्ड चांगशान यिन हैं। हमारे पास लॉर्ड चांगशन यिन है। लॉर्ड चांगशान यिन मदद को आ रहे हैं, सब लोग डटे रहो। रास्ता खोलो, लॉर्ड चांगशान यिन के लिए जगह बनाओ। क्षण भर में जी ट्राइब की ट्रूप मोराल आसमान पर पहुंच गई।
फैंग युआन सीधे बैठा रहा, हाथ हिलाया और उसके साथ ही 10,000 के करीब वुल्व्स आगे बढ़ गए। वो रांच की बाड़ लांघते हुए सीधे बाहर निकले, लेकिन उत्तर की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की दिशा में बढ़े। जैसे किसी बांध का पानी टूट गया हो, वैसे वो पूरा वुल्फ ग्रुप उफनते हुए बैटलफील्ड की ओर दौड़ पड़ा। 1200 वुल्फ किंग्स ने तीर की नोक जैसी फॉर्मेशन बनाई और युद्ध भूमि में झपट पड़े। दुश्मन का वुल्फ ग्रुप पहले से थका हुआ था और अब इस नई ताकत के झटके से वो हिल गया। कुछ ही पलों में सैकड़ों मारे गए। सिर्फ एक ही हमले में फैंग युआन ने दक्षिणी दिशा के टर्टलबैक वुल्फ्स के हमले को पूरी तरह ढहा दिया। Wolf enslavement GU. Wolf enslavement GU. Wolf enslavement GU. वुल्फ ग्रुप की सुरक्षा में फैंग युआन ने 3 वुल्फ एनस्लेवमेंट जू लगातार एक्टिवेट किए। वो जीयू धुएं में बदलकर 300 वुल्फ किंग्स को कुछ ही पलों में अधीन कर गई। बाएं जाओ, उसने मन से आदेश दिया और पूरा वुल्फ आर्मी सहजता से दिशा बदलकर दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ गया। फैंग युआन की नज़र बाज जैसी तेज थी। उसने बैटलफील्ड को स्कैन किया और तुरंत 1000 वुल्फ किंग को ढूंढ निकाला। वो 1000 वुल्फ किंग जोर से हुआल कर रहा था और पूरी कोशिश में था अपने वुल्फ ग्रुप को नियंत्रित करने की। लेकिन उसके ज्यादातर वुल्फ सामने की लड़ाई में उलझे हुए थे, उन्हें पीछे मोड़ना अब मुश्किल था। आखिर उसे सिर्फ कुछ 100 वुल्व्स ही जुटाने मिले, जो जल्द ही फैंग युआन की सेना में समा गए। Rank 3 Wolf enslavement GU. फैंग युआन ने मौका पकड़ा, गू से निकला हल्का धुआं 1000 वुल्फ किंग के शरीर में घुस गया। वो डर के मारे कांप उठा, एक हल्की सी चीख निकली और उसकी सोल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, वो तुरंत वश में हो गया। ये 5वां 1000 वुल्फ किंग था। वो वुल्फ ग्रुप जो पहले गू मास्टर से लड़ रहा था, अब उसी 1000 वुल्फ किंग के बुलाने पर फैंग युआन की सेना के नीचे इकट्ठा हो गया। दक्षिण पूर्व दिशा की अफरातफरी पल भर में शांत हो गई। जिस लड़ाई में ग्यू मास्टर्स अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहे थे, वो बस एक पल में खत्म हो गई। उनके जान के दुश्मन अब उनके साथी बन चुके थे। क्या ये है लॉर्ड चांगशन यिन की ताकत? भयानक, सच में भयानक। एक अकेला इंसान जो हजारों वुल्फ ग्रुप्स को संभाल रहा है, इसलिए लोग उसे वुल्फ किंग कहते हैं। सारे गू मास्टर्स फैंग युआन को हैरानी से देख रहे थे। उनकी नज़र उस पर टिकी थी, जो अब इस जगह को छोड़कर दूसरे बैटलफील्ड की तरफ जा रहा था। वो बिना किसी रुकावट के बढ़ रहा था, सच में बिल्कुल आज़ाद। जो भी उसके रास्ते में आया, वो पूरी तरह कुचल दिया गया। उसकी इच्छा के नीचे लाखों वुल्व्स एक साथ दौड़ पड़े। उसकी इशारों पर उसकी सेना हर तरफ घूम रही थी, बेमिसाल। सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे वो पूरी लड़ाई की दिशा बदल रहा था, जैसे एनस्लेवमेंट पाथ की चमक वही खुद हो। बैटलफील्ड के बाहर मैन होंग, मैन हाओ और बाकी सबके चेहरों का रंग उड़ गया था। उनकी नज़रों के सामने फैंग युआन का वुल्फ ग्रुप बर्फ के गोले की तरह तेजी से बढ़ रहा था। जितना मारते जा रहे थे, उतना ही विशाल होता जा रहा था। जहां से भी वो गुजरते, वहां बस बर्बादी और हैरान गू मास्टर्स रह जाते और फिर वो इतराते हुए आगे निकल जाते। उसका वुल्फ कंट्रोलिंग तरीका एकदम अजीब और हद से ज्यादा दबदबे वाला था। इस विशाल ताकत के आगे छोटी मोटी रुकावटें तो बस रेत की तरह बिखर जाती थीं। फैंग युआन ने जानबूझकर मिरियाड वुल्फ किंग के बैटलफील्ड से दूरी बनाई और जी ट्राइब कैंप के चारों तरफ घूमकर 3000 वुल्फ किंग्स को वश में कर लिया। कुल मिलाकर अब उसके पास 8000 वुल्फ किंग्स हो चुके थे और 100 वुल्फ किंग्स की संख्या लगभग दोगुनी होकर 59 तक पहुंच गई थी। फैंग युआन का वुल्फ फॉर्मेशन अब किसी दैवी बीस्ट की तरह लग रहा था, जो रास्ते में आने वाले हर टर्टलबैक वुल्व्स को निगलता जा रहा था और खुद को और बड़ा बनाता जा रहा था। बार बार वुल्फ किंग्स को वश में करने के कारण फैंग युआन की सोल पर भी असर पड़ा, उसे बेचैनी और मिचलीसी महसूस हुई। लेकिन फैंग युआन ने इस एहसास को झेला, अपने वुल्फ ग्रुप को इकट्ठा किया और वापस रांच लौट आया। अब रांच उन सारे वुल्व्स को संभाल नहीं पा रहा था। भेड़ियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि फैंग युआन खुद भी सही गिनती नहीं बता पा रहा था, बस अंदाजा था कि अब वो 12,000 से ऊपर हो चुकी है। वो तुरंत बैटलफील्ड में नहीं गया। अब हालत उसके पक्ष में थी। वो हम्प वुल्फ से उतरा और अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए आत्मा को आराम दिया। थोड़े थोड़े समय के बाद वो आंखें खोलकर व्हाइट आइज वुल्फ की नज़र से बैटलफील्ड की स्थिति देखता और जी ट्राइब लीडर और बाकी ऊंचे पद के लोगों पर नज़र रखता। ये सब जिंदा रहना जरूरी था, क्योंकि अगर ये मर जाते तो मैन ट्राइब तुरंत हमला कर सकता था। थोड़ी देर आराम के बाद, भले ही वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन वुल्फ ग्रुप्स को संभालने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो फिर से बैटलफील्ड में उतर गया। इस बार उसने सिर्फ 8000 वुल्फ किंग्स को मैदान में उतारा, क्योंकि साधारण वुल्व्स मिरियड वुल्फ किंग के सामने बेअसर थे। रास्ते में जी ट्राइब के लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे, चांगशान यिन हमारी मदद के लिए आ गए हैं। ये सुनकर जी ट्राइब के सभी उच्च अधिकारी जो मिरियाड वुल्फ किंग को घेर कर लड़ रहे थे, उनके हौसले फिर से बढ़ गए। सभी थोड़ी देर पीछे हट जाएं और आराम करें, अब ये मुझ पर छोड़ दो,
फैंग युआन बैटलफील्ड में पहुंचा और उसकी इच्छा के एक इशारे पर 8000 वुल्फ किंग्स ने मिलकर मिरियाड वुल्फ किंग को चारों ओर से घेर लिया। मिरियाड वुल्फ किंग अब पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो चाहे जिस दिशा में भागने की कोशिश करता, हर बार वो घेरे में फंस जाता। क्या गजब की वुल्फ मैनिपुलेशन स्किल है! मैन हाओ, मैन होंग और बाकी लोग फैंग युआन को देख हैरान रह गए। पहले जब वो विशाल सेना के साथ आगे बढ़ रहा था, तब वो लोग उसकी असली वुल्फ मैनिपुलेशन स्किल नहीं देख पाए थे। लेकिन अब जब वो सावधानी से कमांड कर रहा था, तो नॉर्दर्न प्लेन्स की सबसे ऊंची स्तर की स्किल साफ दिखाई दे रही थी। भले ही वो सिर्फ 8000 वुल्फ किंग्स थे, जिनमें से 7 अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि मिरियाड वुल्फ किंग का दबाव बहुत था। फिर भी फैंग युआन के नियंत्रण में मिरियाड वुल्फ किंग खुद को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे वो हजारों सैनिकों से घिरा हो, जैसे कोई मक्खी जो मकड़ी के जाले में फंसी हो। आखिरकार मिरियाड वुल्फ किंग पूरी तरह थककर मर गया। मरने से पहले उसने अपनी आखिरी कोशिश में 1000 वुल्फ किंग्स को साथ लेकर मौत को गले लगाया। वुल्फ किंग लॉर्ड चांग शानयिन सच में असली वुल्फ किंग है। जब सभी ने मिरियाड वुल्फ किंग के विशाल शरीर को जमीन पर गिरते देखा, तो सबके मुंह से जोरदार जयकारे फूट पड़े। Wolf King, Wolf King, Wolf King. इस लड़ाई के बाद सबको लगा कि अब ये उपाधि उसके लिए बिल्कुल सही है। नारे लगातार गूंजते रहे, सबकी आंखों में जोश और श्रद्धा झलक रही थी, कुछ की आंखों से तो खुशी के आंसू भी बह रहे थे। ये एक एहसास था, नायकों के लिए आदर और ताकत के प्रति श्रद्धा का एहसास। इस इंसान के रहते हुए जी ट्राइब को हराना अब नामुमकिन है। मैन होंग का चेहरा अब बिल्कुल बुझा हुआ था, ये लड़ाई उसकी सारी उम्मीदें मिटा चुकी थी। वुल्फ किंग मन हाओ, जो अब तक चांग शानयिन को हल्के में ले रहा था, अब खोई नज़रों से ये नाम दोहराने लगा। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि इस नाम का बोझ कितना भारी है, जब तक कि आज का ये पल नहीं आया। युद्ध के मैदान में जी ट्राइब लीडर अपने एल्डर्स को लेकर फैंग युआन की ओर बढ़ा। पूर्ववीर की ताकत अब भी बरकरार है। आज की बैटल देखकर मैं सचमुच नतमस्तक हो गया हूं। मैं पूरी जी ट्राइब की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी मदद की। ऐसा कहकर जी ट्राइब लीडर ने गहराई से झुककर फैंग युआन को प्रणाम किया। फैंग युआन मुस्कुराया, ब्रदर जी, आप मुझे ज्यादा सराह रहे हैं। चलिए बैटलफील्ड को जल्दी साफ करते हैं। वहां पर मिरियाड वुल्फ किंग का शव जमीन पर पड़ा था, लेकिन फैंग युआन ने जानबूझकर खुद कुछ नहीं किया ताकि किसी को शक न हो। उसने मन में सोचा, काश मेरे पास रैंक 4 वुल्फ एनस्लेवमेंट ड्यू होती, तो मैं इस टर्टलबैक वुल्फ मिरियाड वुल्फ किंग को अपने काबू में ले सकता था। अफसोस, रैंक 4 बीस्ट एनस्लेवमेंट ड्यू से कोई भी मिरियाड बीस्ट किंग को नियंत्रित कर सकता था। एक मिरियाड बीस्ट ग्रुप किसी भी ट्राइब के लिए बहुत बड़ी ताकत होती थी। इसी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स के बाजारों में रैंक 4 बीस्ट एनस्लेवमेंट ज्यू आमतौर पर बिकती नहीं थी, क्योंकि रैंक 4 तक पहुंचते ही किसी भी ज्यू वर्म की कीमत बहुत बढ़ जाती थी। बीस्ट एनस्लेवमेंट ग्यू भी उन्हीं में से एक थी, जैसे रेलिक ग्यू। फैंग युआन बाजार से सिर्फ रैंक 2 और रैंक 3 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू ही खरीद सका था, रैंक 4 वाली नहीं मिली। उसने मन ही मन सोचा, अभी मेरे पास बहुत सारी रैंक 2 और रैंक 3 वुल्फ एनस्लेवमेंट ज्यू हैं, लेकिन अब लगता है कि मुझे रैंक 4 वुल्फ एनस्लेवमेंट ज्यू खुद रिफाइन करनी पड़ेगी। फैंग युआन के पास फिलहाल रैंक 4 वुल्फ एनस्लेवमेंट ग्यू की कमी थी। अगर वो होती तो वो मिरियाड वुल्फ किंग को नियंत्रित कर सकता था, और वुल्फ ग्रुप को नियंत्रित करने में उसकी सोल पर जो बोझ था वो बहुत कम हो जाता। उसका म्यूटेटेड बीस्ट वाइट आइज वुल्फ अभी बच्चा था और उसे रैंक 3 ज्यू से नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाएगा तब उसे रैंक 4 एनस्लेवमेंट ज्यू चाहिए होगी, नहीं तो वो आदेश नहीं मानेगा और शायद भाग भी जाए। उसी समय एक गू मास्टर भागता हुआ आया और बोला, लॉर्ड, हमें मिरियाड वुल्फ किंग के शरीर में एक रैंक 4 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू मिली है। जी ट्राइब लीडर की आंखें चमक उठीं, फिर वो जोर से हंसा, हा, कीमती जू उसी को मिलनी चाहिए जो सच्चा वीर हो। यह गू ब्रदर चैंग को दी जानी चाहिए। हालांकि ये संभावना थी कि किसी मिरियाड बीस्ट किंग के शरीर में रैंक 4 बीस्ट एनस्लेवमेंट गू हो, फिर भी फैंग युआन बहुत खुश हुआ। आज की बैटल में कुछ छोटी कमियां रही हों, लेकिन नतीजा उसे पूरी तरह संतुष्ट कर गया। मिरियाड वुल्फ किंग को मारना थोड़ा अफसोसजनक था, लेकिन उसे रैंक 4 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू मिल गई जो सही समय पर मिली थी। बहुत दिनों बाद फैंग युआन के साथ इतनी अच्छी बात हुई थी। उसने ध्यान से उस गू वर्म को अपने पास रखा और जी ट्राइब के ऊंचे पद वालों से विदा ली। उसने समारोह के भोज में भी भाग नहीं लिया, ये कहकर कि उसे रैंक 4 जीयू को रिफाइन करना है। रात का समय, टेंटों के बाहर जलती हुई बॉनफायर तेजी से जल रही थी। जीत की खुशी की आवाजें और हारे हुए लोगों के आंसुओं की चीखें मिलकर फैंग युआन के कानों तक पहुंच रही थीं। फैंग युआन जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, मन पूरी तरह शांत था और अपनी एपर्चर के अंदर झांक रहा था।
उसका 90% प्राइमीवल सी एकदम शांत था, उसका पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। लेकिन अफसोस फांग युआन अभी तक नॉर्दर्न प्लेन्स के वातावरण में पूरी तरह ढला नहीं था, इसलिए उस पर दमन था, जिससे उसकी कल्टिवेशन फिलहाल रुकी हुई है। उसकी ट्रू गोल्ड प्राइमीवल एसेंस देखने में तो शानदार लग रही थी, लेकिन इस समय बेकार थी। लेकिन कल्टिवेशन ही शक्ति का एकमात्र रास्ता नहीं था। अपनी ताकत बढ़ाने के और भी तरीके थे, जैसे कि उसके पास मौजूद स्ट्रेंथ ऑफ 10 जून गू। ये गू भी रैंक 4 की थी, लेकिन इसकी कीमत रैंक 4 बीस्ट एनस्लेवमेंट ज्यू से बहुत कम थी। इसे रिफाइन करना आसान था और इसकी लागत भी कम थी, इसलिए ये बाजार में अक्सर मिल जाती थी। स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू दिखने में किसी साधारण लोहे के टुकड़े जैसी लगती थी। फैंग युआन ने उसमें प्राइमीवल एसेंस डाली और वो गू हवा में तैरने लगी। उसकी हल्की सी रोशनी फैंग युआन के पूरे शरीर पर पड़ी, जिससे स्ट्रेंथ पाथ के डाव मार्क्स उसके शरीर पर खुदने लगे। कुछ देर बाद स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू अचानक फट गई और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर फैंग युआन के बालों पर गिर पड़ी। ये गू इस्तेमाल करने वाली गू थी। यह तीसरी स्ट्रेंथ ऑफ 10 जुनगू थी जो फैंग युआन ने प्रयोग की। फैंग युआन ने अपने बालों से लोहे के टुकड़े हटाए और अपनी मुट्ठियां भींचीं। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत और बढ़ गई है। अब ताकत बढ़ने की सीमा आ गई है। अब मुझे अपने शरीर को, अपनी हड्डियों, त्वचा और नसों को मजबूत करना होगा ताकि ये जल की बाल्टी की तरह गहरा, बड़ा और मजबूत बने और ज़्यादा ताकत समा सके। फैंग युआन की आंखों में चमक आई। उसने एक वुल्फ सोल गू निकाली। ये आखिरी वुल्फ सोल गू है। उसने उसमें अपनी प्राइमीवल एसेंस डाली। जीयू फटकर एक धुंधली भेड़िए की आत्मा में बदल गई, जो उसके शरीर में समा गई। 100 मैन सोल और वुल्फ सोल आपस में उलझने लगे। इस बार की कठिनाई पहले से कई गुना ज्यादा थी। पहले जब फैंग युआन ने वुल्फ सोल गू का इस्तेमाल किया था, तब उसके पास सिर्फ 3000 वुल्व्स थे। लेकिन आज की बैटल के बाद उसके अधीन कई वुल्फ किंग्स आ चुके थे, जिससे उसकी सोल पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फैंग युआन की भौहें सिकुड़ गईं, माथे पर पसीना बहने लगा, लेकिन उसने दांत भींचकर सहा। आखिरकार 100 मैन सोल और वुल्फ सोल एक हो गए। धम! उसके कानों में हल्की सी गूंज उठी। लंबे समय से जो मात्रा बढ़ रही थी, अब वो गुणवत्ता में बदल गई। 100 मैन सोल पूरी तरह बदलकर वुल्फ मैन सोल बन गई। वो वुल्फ मैन सोल धुंधले ग्रे रंग की थी, बहुत घनी और मजबूत। उसका आकार लगभग फैंग युआन जैसा ही था, बस नाक थोड़ी लंबी, आंखें तेज, शरीर पतला, सिर पर 2 नुकीले भेड़िए के कान, कमर तक लंबे बाल और कमर के पीछे एक घनी पूंछ उगी हुई थी। वुल्फमैन सोल के बनने के बाद फैंग युआन को ऐसा लगा जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। अब उसे वुल्फ से एक गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा था, यहां तक कि वुल्फ किंग्स की आत्माओं से भी एक हल्की सी अपनापन की भावना आने लगी थी। जब तक उसके पास 100 मैन सोल थी, तब तक ये जुड़ाव नहीं था। वुल्फमैन सोल बनने के बाद फैंग युआन में भेड़िए जैसी ऑरा आ गई थी। अब वुल्फ किंग्स उसे अपने जैसा समझने लगे थे। अब ये सिर्फ 100 मनुष्यों की आत्मा से दमन नहीं था, बल्कि एक तरह की स्वीकृति थी, मानो वो भी उन्हीं की जाति का हिस्सा हो। 100 मैन सोल अब लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। इतने सारे वुल्फ्स को नियंत्रित करने के बाद अब वुल्फमैन सोल के साथ मैं 3 गुना ज्यादा वुल्फ किंग्स को काबू कर सकता हूं। हालांकि आज जैसी स्थिति फिर शायद ही मिले, लेकिन घास के मैदान बहुत विशाल हैं और वुल्फ ग्रुप्स बहुत ज्यादा हैं। हीरोज असेंबली तक पहुंचते पहुंचते मैं कम से कम अपनी वुल्फ ग्रुप की संख्या दुगुनी तो कर ही लूंगा। अपनी आपर्चर में भरी हुई रैंक 2 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू, कई रैंक 3 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू और एक रैंक 4 वुल्फ एनस्लेवमेंट गू को देखकर फैंग युआन के मन में आने वाले समय को लेकर उम्मीदें भर गईं। आसमान में बहुत कम तारे थे। हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंडी हवा रात के समय उस घास के मैदान से होकर बह रही थी। इस ठंडी रात में 2 हम्प वुल्व्स आगे बढ़ रहे थे, जिन पर जी ट्राइब के 2 इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर सवार थे, एक बूढ़ा और एक यंग। हूँ, कितनी ठंड है! यंग गू मास्टर ने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और अपने मुंह से गर्म हवा बाहर फूंकी। मैंने तुझसे कहा था ना, ज्यादा कपड़े पहन ले, लेकिन तूने नहीं माना। अब भुगत रहा है अपनी जिद का नतीजा, बूढ़ा गू मास्टर हंसते हुए बोला। वो मोटी चमड़े की लंबी बाहों वाली चोगा पहने था, लंबे जूते और फेल्ट की टोपी लगाए हुए उसे जरा सी भी ठंड नहीं लग रही थी। अंकल, ये मेरा पहला स्काउटिंग है, मुझे अनुभव नहीं है, यंग गू मास्टर ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा और फिर झुंझलाकर बोला। कसम से, कल जब फिर से स्काउटिंग पर जाऊंगा तो सबसे मोटे कपड़े पहनूंगा। बहुत ज्यादा मोटे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। बहुत गर्म कपड़े पहनोगे तो लड़ाई में हरकत करने में दिक्कत होगी और ज्यादा गर्मी में नींद भी आने लगेगी। हम जी ट्राइब की आंखें हैं, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होता है। कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो बस उतनी गर्मी दें कि अगर तू ज्यादा देर तक रुके तो ठंड लगने लगे। वही ठंड तुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगी। बूढ़े जू मास्टर ने गंभीरता से अपनी सीख दी। ये टर्टल बैक वुल्व्स के साथ हुए बैटल के तीसरा दिन था।
बूढ़े गू मास्टर का पुराना साथी बैटलफील्ड में मारा गया था, इसलिए अब इस यंग गू मास्टर को उसकी जगह भेजा गया था ताकि वो उसकी मदद कर सके। अंकल, यंग गू मास्टर कुछ बोल ही रहा था कि बूढ़े जू मास्टर ने अचानक हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने दूर कहीं अचानक चमकती रोशनी को देखा। वो क्या है? बूढ़ा गू मास्टर तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने इन्वेस्टिगेटिव जीयू का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। लड़के, अपना हैंड एयर गू इस्तेमाल कर सुन कि क्या हो रहा है, बूढ़े ने आदेश दिया। जी। यंग गू मास्टर ने जरा भी लापरवाही नहीं की। वो तुरंत हम्प से नीचे कूदा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपने प्राइमीवल एसेंस को हथेली में प्रवाहित किया। हथेली से घास उग आई और वहां एक मांसल कलिका बनी जो खुलकर कान के आकार में बदल गई। यंग गू मास्टर ने वो कान जमीन से लगाकर ध्यान से सुना। हवा की आवाज के अलावा कुछ नहीं है। उसने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। वो हंसते हुए बोला, अंकल, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? यहां तो कुछ भी नहीं, यहां तक कि एक पात की आवाज भी नहीं। बैटल अभी अभी खत्म हुई है, शायद मैं जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गया हूं। बूढ़े जू मास्टर ने लंबी सांस ली। उसने फिर दूर देखा, लेकिन अब कुछ भी असामान्य नहीं था। शायद कुछ पल पहले उसकी नज़र ही धोखा दे रही थी। किस बात की टेंशन लेनी, हमारे साथ पुराने ट्राइब लीडर हैं और ऊपर से वुल्फ किंग चांग शानयिन खुद मौजूद हैं। अगर एक और टर्टलबैक वुल्फ्स का झुंड भी आ गया तो भी डरने की जरूरत नहीं। यंग ने फैंग युआन का नाम लेते हुए कहा। उसकी आंखों में छिपा हुआ सम्मान साफ झलक रहा था। हाँ, सच में, हमारे ट्राइब का सौभाग्य है कि वुल्फ किंग हमारी मदद कर रहा है। बूढ़े गू मास्टर ने बैटलफील्ड का वो दृश्य याद करते हुए गहरी सांस ली। तभी हवा में तीरों के सन्नाटे को चीरती आवाज गूंज उठी। शू शू शू। कौन है? बूढ़े गू मास्टर ने चौंक कर कहा और तुरंत हम्प वुल्फ से छलांग लगाकर जमीन पर लुढ़क गया। थड़ थड़ थड़। तीखे हड्डियों के बने भाले जमीन में धंस गए। एनिमी अटैक। बूढ़े गू मास्टर ने तुरंत समझ लिया। उसने जल्दी से खड़े होकर यंग गू मास्टर को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यंग गू मास्टर का शरीर पहले ही भाले से आर पार हो चुका था। वो वहीं गिरकर मर गया। बूढ़े जू मास्टर का दिल दर्द से सिकुड़ गया, लेकिन उसके पास दुख मनाने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत अपने एपर्चर से एक सिग्नल जीयू निकाला ताकि मदद बुला सके, लेकिन उससे पहले ही उस पर घातक वार हुआ। वो जगह पर ही पत्थर की तरह जम गया। उसकी गर्दन पर एक पतली सी लाल रेखा उभर आई जो पल पल और गहरी होती चली गई। अगले ही पल उसका सिर किनारे की ओर झुक गया और जमीन पर गिर पड़ा, शरीर से पूरी तरह अलग। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा ऊपर उछल पड़ा। अंधेरे से कुछ परछाइयां निकलकर बाहर आईं। सबसे आगे मैन ट्राइब का एक्सटर्नल एल्डर शीवू चल रहा था। उसने दोनों लाशों को देखा और गर्व से मुस्कुराया। ये कीड़े मकोड़े, इन्हें मारना तो ऐसे है जैसे हथेली पलट दूं। लॉर्ड एल्डर वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। लॉर्ड एल्डर के रहते जी ट्राइब के इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स किसी काम के नहीं। उसके पीछे चल रहे गू मास्टर्स ने तुरंत चापलूसी की। शीवू की आंखें खुशी से सिकुड़ गईं। उसने दूर जी ट्राइब की सेना की दिशा में देखते हुए कहा, पिछली बार जी ट्राइब इसलिए जीत गया था क्योंकि उनके स्काउट्स ने पहले ही जानकारी दे दी थी जिससे वो पूरी तैयारी कर सके। लेकिन इस बार लॉर्ड ट्राइब लीडर ने लगभग सारे एल्डर्स को भेज दिया है। अब जी ट्राइब इस बार के विनाश से नहीं बच पाएगा। हाँ, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं उनके डर से भरे चेहरों को देखने का, जब 10,000 नाइट वुल्व्स एक साथ उन पर टूट पड़ेंगे। जी ट्राइब कई दिन से रास्ते में था। उन्होंने होंगयान वैली छोड़ दी थी और टर्टलबैक वुल्फ ग्रुप को हराकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मैन ट्राइब का उन्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। टर्टलबैक वुल्फ ग्रुप के हमले के 3 दिन बाद मैन ट्राइब के गू मास्टर्स ने गुप्त रूप से नाइट वुल्फ ग्रुप का नेतृत्व करते हुए जी ट्राइब पर दूसरा हमला शुरू कर दिया। साथ ही मैन ट्राइब के एल्डर्स ने भी बड़ी संख्या में जी ट्राइब के इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स को मारने के लिए कदम बढ़ा दिया। एक बड़ा कंस्पिरेसी पहले से ही जी ट्राइब के खिलाफ रचा जा चुका था। जब इस 10,000 वुल्फ ग्रुप की खोज हुई, वे कैंप से मात्र 100 ली की दूरी पर थे। भेड़ियों का हमला। भेड़ियों का हमला। पहरे के टॉवर से निगरानी कर रहे एक ज्यू मास्टर ने जोर से चिल्लाया। ऊंचाई में हवा को चीरते हुए कई सिग्नल ज्यू छोड़े गए जो आसमान में जाकर चमकदार रोशनी में फट पड़े। सब लोग उठो, हमला हो गया है। ये 10,000 नाइट वुल्फ्स का झुंड है। गहरी नींद में सोए हुए जी ट्राइब के लोग डर से हड़बड़ाकर उठ बैठे। जल्दी ट्राइब लीडर को खबर दो। जितने भी इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स थे वे पूरी रफ्तार से इधर उधर भागने लगे। धीरे धीरे जी ट्राइब के कैंप के हर कोने से इंसानों की आकृतियां निकलने लगीं। सवालों और डर भरी चीखों की आवाजें मिलकर पूरे कैंप को हिला गईं।
मुख्य तंबू में बैठा जी ट्राइब लीडर जब यह खबर सुनता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये साले इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स। सबसे पहले यही ख्याल उसके दिमाग में आता है, लेकिन फिर उसका माथा सिकुड़ जाता है। रात के वक्त नाइट वुल्व्स का पता लगाना मुश्किल होता है, पर इतने सारे नाइट वुल्व्स अगर पास थे तो रिपोर्ट पहले क्यों नहीं आई? उसकी तेज सूंघने की शक्ति ने हवा में साजिश की गंध पकड़ ली, पर उसने तुरंत खुद को झटका दिया। ये सोचने का वक्त नहीं था। नाइट वुल्व्स इतने पास आ चुके हैं, डिफेंसिव लाइंस बनाने का समय नहीं है। अब क्या करें? चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, दुश्मन की सटीक स्थिति का कोई पता नहीं। जी ट्राइब लीडर को बस इतना पता था कि दुश्मन एक बड़ा वुल्फ ग्रुप है, कम से कम 10,000 का झुंड। लेकिन ये नहीं पता था कि आसपास और भी वुल्फ ग्रुप्स हैं या नहीं, या फिर मैन ट्राइब के गू मास्टर्स छिपे बैठे हैं। इस गंभीर समय में कोई ठोस योजना सूझ नहीं रही थी। उसने तुरंत आदेश दिया, मेरी आज्ञा सुनो, सारे जी ट्राइब गू मास्टर्स मुख्य तंबू में जमा हो जाओ। पर तभी तेजी से दौड़ते हुए नाइट वुल्व्स कैंप तक पहुंच गए। भेड़िए आ गए। रोक दो उन्हें, जल्दी। लाइट स्फीयर गू सक्रिय करो। सामने की पंक्ति में खड़ा एक गू मास्टर आसमान की ओर रैंक 2 लाइट स्फीयर गू दागता है। चमकते प्रकाश में पूरा मैदान जगमगा उठता है और वो भयानक दृश्य सबके सामने आ जाता है। सैकड़ों नाइट वुल्व्स दुबले लेकिन ताकतवर शरीर वाले, काली चमकदार त्वचा के साथ, बिना बालों के। उनकी काली आंखें और पंजे क्रूर रोशनी में चमक रहे थे। सामने से 100 वुल्फ किंग गरजता हुआ आगे बढ़ा। हे भगवान! वो गू मास्टर बस इतना ही बोल पाया और अगले ही पल वुल्फ किंग ने उसे फाड़कर रख दिया। नाइट वुल्फ ग्रुप मानो काले तूफान की तरह फट पड़ा। कैंप के चारों ओर लगी कमजोर बाड़ियों को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया और तबाही शुरू कर दी। उस समय जी ट्राइब के गू मास्टर्स अभी भी मुख्य तंबू की ओर जमा हो रहे थे। कैंप का बाहरी हिस्सा नरक का दृश्य बन चुका था। भेड़िए खुशी से हुआ कर रहे थे, इंसान दर्द में चिल्ला रहे थे और डर की चीखें एक साथ उठ रही थीं। तेज रफ्तार से भागते नाइट वुल्व्स तंबुओं को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। कई साधारण लोग जो अभी तक नींद में थे, उनके पंजों के नीचे कटकर मर गए। खून और मौत का ये नज़ारा मानो चेतावनी दे रहा था। भीतर का कैंप अफरा तफरी में था। डरे हुए लोग इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे को कुचलते हुए। ये था एक नाइट रेड। जी ट्राइब लीडर मुख्य तंबू के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों के कोने फटने को थे, दिल रो रहा था। भेड़ियों का कत्लेआम तो भयानक था ही, पर उससे भी ज्यादा मौतें इंसानों के एक दूसरे पर चढ़कर भागने से हो रही थीं। पूरा हालात नियंत्रण से बाहर हो चुका था। अब कोई भी योजना, कोई भी काउंटर अटैक काम नहीं आने वाला था। ज्यादातर गू मास्टर्स अफरा तफरी में फंसे थे। सिर्फ कुछ एल्डर्स और चुनिंदा एलीट गू मास्टर्स ही मुख्य तंबू तक पहुंच पाए। हमारा फायदा अब खत्म हो गया है। जी ट्राइब लीडर ने आंखें बंद कर लीं। ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई और वो गहरे दुख में डूब गया। इस बैटल में भले ही हम बाकी लोगों को किसी तरह इकट्ठा कर लें, फिर भी जी ट्राइब अब एक छोटा ट्राइब बनकर रह जाएगा। मेरे हाथों में जी ट्राइब का पतन हुआ है। मैं अपने पूर्वजों का सामना कैसे करूंगा? मैं जी ट्राइब का गुनहगार हूं। मुख्य तंबू में अफरा तफरी मची थी। कोई चिल्ला रहा था, कोई पत्थर सा खड़ा था और कोई बुरी तरह घबराया हुआ था। तभी अचानक एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज सुनाई दी। जी ट्राइब अभी खत्म नहीं हुआ है। हालात पलटने का सिर्फ एक रास्ता बचा है। आवाज की दिशा से फैंग युआन मुख्य तंबू में दाखिल हुआ। जी ट्राइब लीडर की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी, जैसे डूबते आदमी को सहारा मिल गया हो। भाई जल्दी बताओ क्या करना होगा? उसने फैंग युआन से जल्दबाजी में पूछा। फैंग युआन ने बिना किसी घुमाव के कहा, अभी कैंप में अफरा तफरी है, हम केवल डिफेंस करके नहीं बच सकते। अब बस एक ही रास्ता है, ऑफेंस एज डिफेंस। हमले से ही हम अपनी जान बचा सकते हैं। वुल्फ किंग, तुम्हारा मतलब? जी ट्राइब लीडर बुदबुदाया। सारे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। भाई जी, क्या तुम भूल गए कि मेरे पास रैंक 4 वुल्फ एंस्लेवमेंट गू है? वो सभी के चेहरे देखता हुआ बोला, यहां मौजूद लोग जी ट्राइब की ताकत हैं, इसका असली युद्ध बल। हम सब एक दल बनाकर तुरंत निकलेंगे और इस वुल्फ रेड के बीच से रास्ता बनाते हुए सीधे मिरियड वुल्फ किंग तक पहुंचेंगे। मैं बैटल में जाकर उस मिरियड वुल्फ किंग को वश में कर लूंगा और उसी पल पूरा हालात पलट जाएगा। सभी के चेहरों के रंग उड़ गए। यह योजना तो पूरी तरह पागलपन भरी थी। आमतौर पर गू मास्टर्स किसी भी बीस्ट ग्रुप से लड़ने के लिए इलाके का फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे थकाकर जीतते हैं। फिर भी भारी नुकसान होता है। और यहां फांग युआन उन्हें आदेश दे रहा था कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर भेड़ियों के समंदर के बीच घुस जाएं और मिरियड वुल्फ किंग से सीधे भिड़ें। ये तो मौत को बुलावा देने जैसा था। अगर कोई और ये बात कहता तो सब उस पर हंसते या गुस्से में फट पड़ते।
लेकिन क्योंकि ये बात चांगशन यिन यानी फैंग युआन ने कही थी, इसलिए सब चुप रह गए। पागलपन, ये तो पूरा पागलपन है, एक एल्डर बुदबुदाया। बाकी के चेहरों पर भी हिचकिचाहट थी। भेड़ियों की दिशा के खिलाफ जाना यानी मौत को गले लगाना। सच कहें तो ये उनसे अपने प्राणों की आहुति देने की मांग थी ताकि पूरा क्लैन बच सके। ये सारे रैंक 3 ग्यू मास्टर्स जो अब तक ऊंचे पदों पर आरामदायक जीवन जी रहे थे, अब मौत की आंखों में देखने से डर रहे थे। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।